तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लॉन्गेस्ट सब एरे विथ जीरो सम, ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार पढ़ लेते हैं। गिवन एन एरे containing both positive and negative integers. Okay, the task is to compute the length of the largest subarray that has a sum of 0. तो ये एरे दिया हुआ है हमें 15 -2 2 -8 1 7 10 23। इसमें कोई भी वैल्यू स्टोर होगी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में से कोई भी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है हमें इसमें वो लेंथ फाइंड करना है जिसका सम 0 हो। तो इस एरे में से हमें एक ऐसा सब एरे फाइंड करना है जिसका लेंथ मैक्सिमम हो और उसका सम 0 हो। तो एक तो सब एरे देखो, जैसे हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं -2 2 0 हो जाएगा, पर इसका लेंथ कितना होगा 2 होगा। एक सब एरे ये हो सकता है 15 -2 हो जाएगा 13 +2 हो जाएगा 15 15 -8 नहीं, ये सब एरे नहीं, यहाँ से -2 +2 हो जाएगा 0 -8 हो जाएगा -8 +1 -7 +7 0। तो ये एक सब एरे हो जाएगा जिसका लेंथ कितना है 1 2 3 4 5। तो एक ऐसे यही सब एरे है हमारे पास जिसका सम 0 है और इसका लेंथ 5 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और जैसे इसमें है 2 + 10 + 4, इसमें से ऐसा कोई सब एरे नहीं है जिसका सम 0 हो। तो इस केस में हम आंसर मेरा क्या आएगा 0 आएगा। अब इस केस में आते हैं, इसमें एक एरे दिया हुआ है 1 0 4 -4 3 1 0। तो इसमें हमें एक ऐसा सब एरे ढूंढना पड़ेगा जिसका सम 0 हो। तो 1 तो 0 नहीं हो सकता, ये ऑलरेडी 0 है। तो हम इस केस में क्या करेंगे, अभी कोड समझाते हुए हम बताएंगे। अगर ऑलरेडी सम 0 आ जाएगा तो फिर क्या करेंगे। और इसमें सब एरे सम काउंट जब करेंगे तो एक ये 0 है, इसको काउंट कर लेंगे -4 + 3 कितना हो जाएगा -1 -1 + 1 0 हो जाएगा, 0 + 0 0। तो ये एक सब एरे मिल गया हमको जिसका लेंथ जो है 5 है और इसका सम जो है 0 है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है। और ये क्वेश्चन देख लो यहाँ पे पूछा गया है, मैथमेटिक अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए एफिशिएंट अप्रोच बता रहे हैं हम। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक अनऑर्डर्ड मैप बना लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है ऑलरेडी। अब क्या करेंगे, ये हुआ एरे हमारा जो एग्जाम्पल 1 में लिखा हुआ है। ये एग्जाम्पल 1 मैंने वहाँ पे लिख लिया है एग्जाम्पल के लिए। अब इसी के थ्रू मैं समझाऊंगा क्वेश्चन कैसे करना है सॉल्व। ये हमारा एरे है और ये नीचे उसकी इंडेक्सिंग लिखी हुई है 0 1 2 3 4 5 6 7, उसकी इंडेक्सिंग लिखी हुई है। अब क्या करेंगे हम कि इसमें जो भी वैल्यू स्टोर होगा, मतलब जो भी वैल्यू है उसका एक सम निकालेंगे। सम प्रीफिक्स सम हो गया 0। एक ऐसा वेरिएबल बना लेते हैं पहले, और फिर उसके बाद एक और वेरिएबल बना लेते हैं अपना आंसर टाइप का, जिसमें हमारा आंसर आएगा, मतलब आंसर स्टोर करेंगे मैक्सिमम लेंथ। इसको भी इनिशियली हम 0 कर देते हैं। तो क्या ये 15 -2, अब क्या करेंगे हम अपना काउंटर वेरिएबल लेके चलेंगे, इस पे आइटरेट कर रहे हैं। तो आई यहाँ पे जब है तो सम क्या हो जाएगा, सम इक्वल टू सम प्लस एरिया ऑफ आई 15। तो 15 हो जाएगा, यहाँ पे सम हमारा 15 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे क्या सम 0 है, नहीं। तो जब सम 0 नहीं है तो क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ये 15 इस हमारा जो ये मैप है ये एक अनऑर्डर्ड मैप है। अनऑर्डर्ड मैप दोनों में से कुछ भी बना सकते हो। अनऑर्डर्ड मैप में क्या होता है कि इंसर्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम होती है और आइट्रेशन की भी। तो इसीलिए अनऑर्डर्ड मैप लेके चल रहे हैं, तो ऑर्डर्ड मैप भी हो सकता है। तो 15
15 देखो इस अनऑर्डर्ड मैप में 15 नहीं है, तो जब इसमें 15 नहीं है तो क्या करेंगे, इसको हम स्टोर कराएंगे 15, इसका वैल्यू सम जो है वो स्टोर कराएंगे विथ रिस्पेक्ट टू इसका जो की है वैल्यू है वो होगा इंडेक्स। तो 15 देखो इसमें सम 15 है और इसका इंडेक्स 0 है, तो 15 इसमें नहीं आया तो उसका सम उसके इंडेक्स के साथ स्टोर करा दें। अब आएगा हमारा यहाँ पे -2, तो सम इक्वल टू सम प्लस एरिया ऑफ आई करेंगे तो यहाँ पे सम कितना हो जाएगा, 15 - 2 13। क्या 13 इसमें अपने मैप में है? नहीं। तो जब नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे, उसका जो करंट सम है वो स्टोर करा लेंगे और उसका वैल्यू क्या रखेंगे, उसका वैल्यू करंट इंडेक्स रखेंगे। तो करंट इंडेक्स अपना 1 है। तो अब आई को आइट्रेट करके आगे कर देंगे। अब ये हो जाएगा 2, तो 13 + 2 कितना हो जाएगा, 15। अब 15, अब फिर से चेक करेंगे क्या 15 इसमें है अपने अनऑर्डर्ड मैप में। तो 15 अपने अनऑर्डर्ड मैप में प्रेजेंट है। तो जब प्रेजेंट रहेगा तो फिर अपना आंसर आएगा। तो जब प्रेजेंट रहेगा तो फिर आंसर में क्या स्टोर करेंगे, आंसर में हम निकालेंगे जो करंट इंडेक्स है, मतलब 2, 2 माइनस जो 15 स्टोर है इसमें उसका इंडेक्स 0। तो जो करंट एलिमेंट 2 है, इसका इंडेक्स 2 है, तो 2 माइनस इसका इसका सम कितना आया था इस एलिमेंट तक, 15। 15 अनऑर्डर्ड मैप में प्रेजेंट है और उसका इंडेक्स क्या है, 0। तो 2 माइनस 0 क्या आएगा, 2। अब हम चेक करेंगे क्या ये 2 जो है ये 0 से बड़ा है, आंसर में 0 स्टोर है इनिशियली, तो 2 तो 0 से बड़ा ही होगा, तो फिर इसमें 2 हम इंसर्ट कर देंगे। फिर क्या करेंगे, अब आई आएगा मेरा यहाँ पे -8, तो 15 - 8 कितना हो गया, 7। क्या 7 इसमें हमारे अनऑर्डर्ड मैप में है? नहीं है। तो जब नहीं है तो क्या करना है, उस सम को स्टोर कराना है और उसका वैल्यू जो होगा, वैल्यू उसका हो जाएगा इंडेक्स। ठीक है। अब फिर हम आगे आएंगे यहाँ पे, तो 7 + 1 क्या होगा, 8। क्या 8 अवेलेबल है? 8 अवेलेबल नहीं है। तो 8 स्टोर कराएंगे और उसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, 4। अब फिर आएंगे यहाँ पे, आई मेरा यहाँ पे आ गया, तो सम इक्वल टू क्या होगा, सम इक्वल टू सम प्लस एरिया ऑफ आई। सम में 8 है प्लस एरिया ऑफ आई 7। 7 + 8 क्या हो जाएगा, 15 फिर से हो जाएगा। तो सम हो गया अब मेरा 15। तो क्या ये 15 हमारे अनऑर्डर्ड मैप में प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है। तो जब प्रेजेंट होगा तो क्या करेंगे, तब हमारा आंसर आएगा, क्योंकि इनिशियली हमारा 15 ऑलरेडी हम इनकाउंटर कर चुके हैं अपने मैप में। तो 15 जब दोबारा आएगा तो हम उसको उसके करंट इंडेक्स को अपने लास्ट वाले इंडेक्स से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 अब यहाँ पे आया तो इसका करंट इंडेक्स क्या है, 5। 5 और 15 जो ऑलरेडी पिछले बार जब आया था तो उसका इंडेक्स क्या था, 0। तो ये हो गया 0। तो 5 - 0 कितना हो जाएगा, 5। अब हमें लॉन्गेस्ट निकालना है, सवेरे लेंथ जो है लॉन्गेस्ट निकालना है। तो हम चेक करेंगे क्या ये 5 ये 2 से बड़ा है? हाँ, जब बड़ा है तो स्टोर करा लेंगे 5। अगर इन केस यहाँ पे 1 आता तो 1 2 से तो बड़ा नहीं है, छोटा है, तो हम इसको अपडेट नहीं करते हैं आंसर को, क्योंकि हमें आंसर तो मैक्सिमम लेंथ निकालनी है ना, तो इसको नहीं अपडेट करते इस केस में। अब ये 5 आ गया आंसर। अब इसमें आगे गए, आई यहाँ पे आ गया, तो 15 + 10 कितना हो जाएगा, 25। क्या 25 इसमें अनऑर्डर्ड मैप हमारे प्रेजेंट है? नहीं। तो जब नहीं प्रेजेंट रहेगा तो 25 को स्टोर कर लेंगे, हमेशा सम को स्टोर कराएंगे और उसके करस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू क्या रखेंगे, इंडेक्स। अब 25 + 23, अब हमारा आई आ जाएगा यहाँ पे,
अब 25 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 28, सॉरी 48। अब जब 48 हो गया तो 48 क्या हमारे इसमें अनऑर्डर्ड मैप में है? नहीं है। 48 को इंसर्ट करा लेंगे और इसका वैल्यू क्या रखेंगे? इसका वैल्यू रखेंगे उसका इंडेक्स। तो ये हो गया हमारा आइट्रेशन ख़त्म। अब ये आउट ऑफ लूप आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आइट्रेशन ख़त्म। जब आइट्रेशन ख़त्म हो जाएगा तो इसमें आंसर में जो स्टोर है ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम देखें एग्जांपल 1 में तो आंसर 5 ही था। तो आंसर 5 आ गया। अब इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर इसका देखें हम तो एक एरे में ही तो आइटरेट कर रहे हैं। ये एरे है, इसी में आइटरेट कर रहे हैं ना, बाकी कुछ तो कर नहीं रहे हैं। तो एरे में आइटरेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एन ही होगा। वर्स्ट केस में ऑर्डर ऑफ एन होगा, क्योंकि हम पूरे एरे को ही आइटरेट कर रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टाइम इसका हमेशा ऑर्डर ऑफ एन होगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा हमेशा मतलब सॉरी हमेशा नहीं, वर्स्ट केस में क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एन होगा, क्योंकि हम एक अनऑर्डर्ड मैप बना रहे हैं। वर्स्ट केस में ऐसा हो सकता है कि हर एक वैल्यू मतलब जो सम है, सम मिल ही नहीं रहा है इसमें अनऑर्डर्ड मैप में। तो जितना भी एन आ रहा है वैल्यू मतलब साइज एरे है एन एलिमेंट, वो सारे एलिमेंट हमको वर्स्ट केस में इंसर्ट करने पड़ सकते हैं अपने अनऑर्डर्ड मैप में। तो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ एन। तो ये हो गया हमारा अप्रोच, ऑर्डर ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन। ठीक है, अब ये समझ में आ गया तो फिर अब इसका कोड देख लेते हैं। तो इसका कोड जब करेंगे तो पहले जैसे मैंने अनऑर्डर्ड मैप बनाया इंट इंट का एमपी, फिर उसके बाद मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किया था, एक तो सम और एक एएनएस। फिर मैंने क्या किया था? फिर मैंने आइटरेट करना स्टार्ट कर दिया था एरे पे, एरे डॉट साइज आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा था? पहले तो सम इक्वल टू सम प्लस एरे ऑफ आई कर रहा था। ये बेसिकली प्रीफिक्स हो जाएगा एरे ऑफ आई का। और एक कंडीशन यहाँ पे ये होगी कि अगर सम यहीं पे ज़ीरो हो जा रहा है, मतलब अगर सम, जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ यहाँ पे, एक एग्जांपल मान लो कि एरे है, मान लो कि एरे है 1 2 -3 तो 2 + 1 3 और -3 ज़ीरो हो जाएगा। तो सम जब ज़ीरो हो जाएगा तो जो ये इसका इंडेक्सिंग कर देते हैं 0 1 2। तो जब सम ज़ीरो हो जाएगा तो फिर लास्ट एलिमेंट क्या होगा? सॉरी, सम जब ज़ीरो हो जाएगा तो एएनएस में क्या स्टोर हो जाएगा? आई प्लस वन। आई मतलब जो इंडेक्स है वो +1 कर देंगे, क्योंकि हम इंडेक्स नहीं स्टोर करा रहे हैं, हम तो आंसर स्टोर करा रहे हैं ना। तो आई प्लस वन 2 + 1 3 हो जाएगा, इसका आंसर 3 हो जाएगा। तो ये एक बेस केस है। तो यहाँ पे आई प्लस वन कर दिया, आर ई एस ए एन एस इक्वल टू आई प्लस वन। फिर अगर जब हमें नहीं मिल रहा था तो एम पी डॉट फाइंड इफ, एम पी डॉट फाइंड, हम क्या फाइंड कर रहे थे? एम पी डॉट फाइंड सम, सम फाइंड कर रहे थे हम। एम पी डॉट फाइंड सम नॉट इक्वल टू एम पी डॉट एंड। अगर हमें सम मिल गया है तो आर ई एस में क्या हो जाएगा? मैक्स ऑफ आर ई एस कॉमा आई माइनस एम पी ऑफ सम
और अगर नहीं मिला, अगर मिल गया तो आर एस ये हो जाएगा, और अगर नहीं मिला तो एम पी के सम में स्टोर करा देंगे आई, और एट लास्ट रिटर्न कर देंगे अपना ए एन एस। यहाँ आर एस नहीं होगा, ए एन एस होगा। ये हो गया हमारा कोड, इसको रन करते हैं। 5 आगे आंसर, सबमिट भी करेंगे तो हो जाएगा। सबमिट हो गया। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ एन।